जो लोग कहते रह जाते हैं ना दोस्तों, वो मैं आपको आज साबित करके दिखाऊंगा और वो आप देख के हैरान हो जाओगे दोस्तों। अब वो बात क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल समझ नहीं आ पाता कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा फंसेगा, किस वैरायटी के न्यूमेरिकल तैयार करके जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका बहुत सारा मिस्टेक फार्मूला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका दिमाग डिस्टर्ब कर देता होगा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आपको 2026 में जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर 1 से आ सकता है वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे बाहर से अगर आ जाए, इससे बाहर से अगर आपको पूछ ले जो मैं कराया हूं, तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप जितना चाहो उतना क्रिटिसाइज करके चले जाना। इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। मैं जिस हिसाब का एनालाइज करके क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन 5 से 6 साल के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो होते हैं। इसलिए आप मेरे ऊपर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हो। और अगर मेरा बताया हुआ मजा ना आए, समझ ना आए, अगर आपको लगे कि मेरा बताया हुआ एग्जाम में नहीं आ रहा है, नहीं आया, तो आप बोल देना, मैं यूट्यूब पे कभी शकल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन भरोसा करके आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल का एकदम टेंशन छोड़ दीजिएगा, अब जैसे बता रहा हूं समझते जाइए। सबसे पहले हम चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल का टाइप 1 यानी जितने भी बल निकालने वाला क्वेश्चन होगा वो करेंगे, हर टाइप के जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है एक अल्फा कण 1.5 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ई। वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये आपको वैद्युत क्षेत्र दिया है। अब ध्यान से समझना, ये जो अल्फा कण है एक आवेश ही होता है। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो हमेशा, कभी भी अल्फा कण यूज करें तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता ही है आपको, तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो अब आपको अल्फा कण पर आवेश रटने की जरूरत नहीं है, आप अल्फा कण पर जब भी आवेश की बात आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन करके इतना कर देना, ठीक है। अब आपके पास क्या कह रहा है कि इतना सारा चीज है, फिर कह रहा है लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी बल पूछ रहा है। अब आप ध्यान से बताइए कि ये जो आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, आवेश है, और ये बल है। तो इन तीनों के हिसाब से एक फार्मूला मैंने बताया था पहले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखना। चैप्टर 1 का टोटल डेरिवेशन एक ही वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है, जैसा कि आप थंबनेल भी दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो फार्मूला आपको बताया होगा मैंने, E इजिकल टू एफ बाई क्यू होता है। क्या होता है, E इजिकल टू एफ बाई क्यू। जब भी याद रखना वैद्युत क्षेत्र, बल और आवेश का जिक्र होगा तो यही फार्मूला यूज करना। अब हमें निकालना क्या है, बल। तो आवेश इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र कितना है आपके पास, 1.5 गुणे 10⁻⁴ गुणे आवेश कितना आपके पास, 3.2 गुणे 10⁻⁻19। अब आपके पास बचा क्या, 1.5 गुणे 3.2, अब 19 माइनस में है और ये 4 प्लस में है, तो घटाओगे कितना बचेगा, 10⁻⁻15 बचेगा। बचेगा कि नहीं। अब आपको करना क्या है, 1.5 का 3.2 से गुणा कर देना है। जब भी गुणा करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा और ये आ जाएगा 10⁻⁻15 न्यूटन। हो गया आंसर। अब बताइए समझ आया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा बल पर, आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। अभी हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगा, चिंता मत करिए, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है। ध्यान से सुनिए, एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है, जिसे मैं Q1 नाम दे देता हूं, वो कितना होता है दोस्तों, आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। याद रखना, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों सेम होता है, बस फर्क क्या होता है, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा Q2 वो क्या होगा बच्चा, नेगेटिव होगा, माइनस में, ठीक है। और उसके बीच की दूरी यानी R कितना दिया हुआ है, 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे कहने का मतलब एक तरफ प्रोटॉन है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी इतनी, बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच लगने वाला बल की गणना कीजिए, यानी इन दोनों के बीच बल ज्ञात करना है। तो अब बताइए, दो आवेशों के बीच बल जब भी पूछा जाए, दो आवेशों के बीच बल जब भी पूछा जाए तो आपको करना क्या है, कूलाम का नियम यूज करना है। कूलाम ने एक बल का फार्मूला दिया था, याद होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना है दोस्तों,
1.6 गुणे 10 घाते -19। यहाँ वैल्यू रखते दौरान प्लस माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस केवल डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक ना। बताऊंगा क्या है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, वैल्यू रख दिया, फिर इंटू Q2 का वैल्यू कितना है, वही सेम है 1.6 गुणे 10 घाते -19 डिवाइड आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 गुणे 10 घाते -15 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन को आप करेंगे दोस्तों। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैलकुलेशन इस तरह का कैसे किया जाए दोस्तों, तो इसका प्रॉपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको इस तरह के कैलकुलेशन को इजी ढंग से कैसे किया जाता है वो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे देखो, बल निकालने वाले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन जरूर दे देता है, ट्रायंगल वाला या फिर रेक्टेंगल, यानी आपका त्रिभुज वाला या फिर वर्ग वाला क्वेश्चन चारों तरफ आवेश करके जरूर दे देता है। आपने बुक में भी देखा होगा, लेकिन उसे करने की कोशिश नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि देख के डर लग गया होगा। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना दोस्तों कि वीडियो शुरू करने से पहले, आपने वीडियो ओपन करने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि इतने बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आप बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिना भगाए देखना, एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें परिणामी बल ज्ञात करने के लिए दे देता है कुछ इस तरह का डायग्राम बना करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब देखिए सवाल के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने का चांसेस है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें परिणामी बल निकालने से पहले यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाया हूं, पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर ये सवाल आपका एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक इसी तरह के सवाल का वर्ग वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बेसिक बात आपको पता होगी दोस्तों, कि जैसे यहां पर अगर मैं नेमिंग कर दूं, सपोज दैट इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं, इसे सी कह दूं। अब किसी ने कहा कि मुझे सी पर, किस पे, सी पर परिणामी बल ज्ञात करना है। सी पे, इस सी वाले पॉइंट पे हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। इस सी वाले पॉइंट पे कौन कौन बल लगाएगा, इस सी वाले पॉइंट पे इस आवेश की वजह से बल लगेगा, इस आवेश की वजह से बल लगेगा, और खुद की वजह से तो बल लगेगा नहीं, क्योंकि ये आवेश तो खुद उसी पे है, ये आवेश तो खुद उसी पे है, ये आवेश तो खुद उसी पे है, इसलिए बल इसका लगेगा इस पे और इसका लगेगा। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। प्लस और प्लस जो होता है, प्लस और प्लस क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए प्लस और प्लस दिखेगा। तो इस वाले का जो बल होगा वो अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी इसके वजह से जो बल लगा वो बाहर की तरफ दिख रहा है, इसके वजह से जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ दिखेगा। आपको नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे, एफ बी। बी का मतलब होता है बी वाले की वजह से लगने वाला इस पॉइंट पे बल क्या है, बाहर की तरफ है, इसका दिशा क्या है, बाहर की तरफ है। बताइए यहां तक समझ आया आपको? बिल्कुल समझ आया होगा। उसी तरह यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जरा बताना गुरु, जरा बताना गुरु कि यहाँ माइनस है तो माइनस क्या करेगा, माइनस अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है या धकेलता है, अपनी तरफ खींचता है या धकेलता है। कहोगे खींचता है सर, खींचता है सर। जब अगर खींचता है तो अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो इसके वजह से जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब बताओ ये डायग्राम समझ आया या नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनना कि ये जो भुजा है, ए लाइन, ए लाइन, ए लाइन, तीनों भुजाएं बराबर है या नहीं? कहोगे हाँ। ए, इस भुजा की साइड जो है यानी लंबाई वो कितनी, ए, इस भुजा की लंबाई कितनी, ए, इस भुजा की लंबाई कितनी है, ए, यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता है, जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर हो जाता है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो बाहर वाला अपने आप कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 डिग्री। अब आप कहेंगे कैसे सर? मैं बताता हूँ 120 डिग्री कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे एक लिनियर पेयर वन का टोटल कितना होता है, एक सीधी लाइन का टोटल 180 होता है, हाँ या ना? तो 60 है तो 120 होगा कि नहीं? बिल्कुल। कभी भी त्रिभुज आपको देखने को मिले, हमेशा आंख मूंद के यहाँ बाहर वाले का 120 लिखना और अंदर में जरूरत पड़े तो 60 लिखना। इतनी बात समझ आई? जब तीनों बराबर रहे। चलो यहां तक हो गया। अब आपको बल तो पता चल गया, लेकिन यानी इस पॉइंट पे जो हमें बल निकालना है, इस पॉइंट पे केवल एक लोग तो बल लगा नहीं रहे हैं, दो लोग लगा रहे हैं, दो लोग लगा रहे हैं। और कितने डिग्री पे लगा रहे हैं? 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे बल काम कर रहा है। तो यहां पे जब इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले तो जो इसका परिणामी बल होगा, परिणामी बल का मतलब होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल, कुल बल। इस पॉइंट पे लगने वाला जो कुल बल होगा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो होगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना, 11th क्लास का ही टॉपिक है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, एक रूट बनाना और यहाँ पे दोनों फोर्स को यानी F1 FA का स्क्वायर करना प्लस FB का स्क्वायर करना, फिर प्लस 2 FA FB लिखना और cos थीटा यूज कर देना। ये आप 11th में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ में, ठीक है, वेक्टर वाले में। इतना कर देना, हर बार यही करना है मेरे भाई। अब आप कहोगे कि सर इतना तो बड़ा आसान लगा सर, तो इस सवाल को अब बताओ
क्या कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो ऑटोमेटिक कर लोगे। वही चीज यहाँ किया है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। क्या इस बी वाले का बल बाहर की तरफ दिखेगा, क्योंकि प्लस वाला क्या करेगा, धकेलेगा बाहर, अरे माइनस वाला खींचेगा। अब यहाँ पे इसका टोटल बल अगर निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। अगर टोटल बल ज्ञात किया जाए, टोटल बल ज्ञात किया जाए, एफ नेट अगर ज्ञात किया जाए, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ए एफ बी कॉस थीटा, यही लिखोगे यहाँ पे, तो रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अब आप कहोगे सर लिख तो दिए, लेकिन एफ ए और एफ बी का वैल्यू पता तो चले पहले। तो एफ ए एफ बी का वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। अगर हमें एफ ए निकालना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर मुझे एफ ए निकालना है तो एफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ए का वैल्यू निकालना है तो एफ ए कैसे निकालोगे, एफ ए जो है ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो कहोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में काम कर रहा है। यानी ये जो आपका लाइन ऐसे दिख रहा है, ये जो आपका ए से सी तक जो लाइन गई है, ए से सी तक जो लाइन गई है, इसी के बीच में काम कर रहा है एफ ए, हाँ या ना, एफ ए हाँ या ना, बिल्कुल काम कर रहा है। तो बताओ इस बिंदु पे कितना आवेश है, -2 कूलम, इस बिंदु पे कितना आवेश है, +5 कूलम, दूरी कितनी है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तीनों है, दूरी कितनी 1 मीटर। अब बताओ फार्मूला क्या होता है, कूलम का नियम याद है ना, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताओ, अभी जस्ट इसका जो दूसरा क्वेश्चन कराया था अभी मैंने, वो यूज होने लगा कि नहीं, यहाँ पे होने लगा ना। इसीलिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करता है, बस अच्छे से आपको समझना है, कठिन कोई चीज नहीं होता दोस्तों। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ जाए तो वैल्यू पुटोगे, तो अब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे एफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। इसका वैल्यू पता ही है, 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का वैल्यू किसी को, अब इन दोनों में से किसी को Q1, इसे मान लो Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। Q1 की जगह पे दो प्लस माइनस मत लगाना ना, चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। 5 डिवाइड में कितना है, 1 का एफ ए करना है, तो कितना हो जाएगा 9, 5 2 10, 10 का 9 से गुणा करोगे 90, 10 खाते 9, और एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, नीचे में एक लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एफ ए का वैल्यू। उसी तरह जब एफ बी निकालोगे, क्या निकालोगे, एफ बी अब निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा जितना अभी मैंने लिखा। अब बताइए यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल समझ आया, मजा आया। अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, वैल्यू को पुटअप कर दो रे भाई। यहाँ पे एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ए का वैल्यू बताओ। ऐसे सवाल का एकदम हलवा बना दिया मैंने, बताया ना भैया। क्या आप बस वीडियो को अच्छे से देखो, बस आप सपोर्ट करो मुझे, फिर देखो आगे होता है क्या। 2 इंटू एफ ए का वैल्यू कितना है, जगह नहीं दिख रहा है आप लोग को, लिखो, बोलूंगा तो समझ जाओगे ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर भी बोलता हूँ समझना। 2 एफ ए का वैल्यू 9 गुणे 10 घाते, सॉरी 90 गुणे 10 घाते 9, एफ बी का वैल्यू 90 गुणे 10 घाते 9। सब सोच रहे हो सर जी दिख नहीं रहा है, हवा में तीर मार रहे हो। कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, जगह नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस 120 डिग्री। अब इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब दिखेगा अच्छे से। तो इसका वैल्यू कितना है, स्क्वायर को जैसे स्क्वायर भी रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही रहने दो, 2 लिखो। अब 90 गुणे 10 घाते 9, 90 गुणे 10 घाते 9 दो बार है तो क्या लिख सकते हो, 90 गुणे 10 घाते 9 का टोटल का स्क्वायर कर सकते हो। कहोगे कैसे सर जी, मैं बताऊं, अगर x गुणे x करोगे 2 बार है तो x स्क्वायर लिखोगे, सेम चीज 2 बार रहता है तो उसी तरह 2 गुणे 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, उसी तरह सेम 2 बार था इसलिए स्क्वायर कर दिया। और cos 120 का जो वैल्यू होता है मेरे बच्चा, वो -1/2 होता है, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये पूरा वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, पूरा वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में। अब मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिखूं, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा दोस्तों। अब बताओ ये सवाल एकदम इजी लगने लगा कि नहीं, मजा आने लगा, आने ही लगा होगा, आने ही लगा होगा। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, 90 गुणे 10 घाते 9। अब इस तरह का सवाल कभी मत कंफ्यूज होना, अच्छे से एकदम निपटा देना। इतना आया, वो वैल्यू माइनस में आ चुका है, 90 गुणे 10 घाते 9 का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में प्लस में कट गया, बचा क्या आपके पास, 90 गुणे 10 घाते 9 का स्क्वायर, स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा, 90 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन ये नेट फोर्स काम करेगा। अब बताइए समझ आएगा नहीं सर। अब ट्रायंगल वाला एकदम दहाड़ दोगे, अच्छे से कर लोगे। कभी कभी आपको क्या करेगा,
यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस दे देगा, तो यहाँ भी इधर लगेगा इधर लगेगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री यूज कर लेना, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं वर्ग वाले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ गए तो समझ लो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से हो गए तो तुम्हें चैप्टर 1 में कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगले वैरायटी का क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने के बाद तुम्हें खुद कॉन्फिडेंट हो जाएगा मेरे भाई, कि आपको लगने लगेगा कि हाँ पहले चैप्टर से कहीं से भी पूछ दे मैं करके दिखा दूंगा। और रही बात डेरिवेशन की, तो पहले चैप्टर के डेरिवेशन को तो एकदम फोड़ के रख डाला है मैंने, आप जाकर के जो नहीं देखा है वो जरूर देखना, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे जरूर डाल दूंगा मैं उसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो मैं कुछ नेमिंग कर दे, ए बी सी डी, किसी ने बोला सी पे हमें क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। किस पे निकालना है? सी पे निकालना है परिणामी बल। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस सी वाले पॉइंट पे कहां कहां से बल लग रहा है। तो ये खुद तो बल लगाएगा नहीं, यानी ए वाला बल लगाएगा, ए भी पॉजिटिव, यानी ये वाला बल खेलेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर बाहर बाहर। तो इसका बल बाहर की तरफ लगेगा, 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस Q2 का बल बाहर की तरफ है। उसी तरह ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी बल किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। हाँ या ना? किसका? 4 वाले का। चलिए अब यहाँ पे एंगल तो पूछने की जरूरत है नहीं, 90 डिग्री बन गया। अब इसको निकाल लोगे इसका। अब इन दोनों का तुम अलग से निकालना। इन दोनों का पहले तुम नेट फोर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? नेट फोर्स, या नेट फोर्स मत बोलो, एफ डैश, क्योंकि नेट फोर्स तो लास्ट वाला होता है ना। पहले तुम एफ डैश निकाल लेना। तो निकालने तो आता है ना गुरु? 2 का स्क्वायर, F4 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F4 cos थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री। तो अब तुम इसे आंसर ला ही लोगे। जब इसका आंसर ला लोगे गुरु, अब देखते हैं ये क्या कहता है, माइनस वाला। ओहो, माइनस वाले का बल क्या होगा? इसका जो बल होगा बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ खींचेगा। कौन? F1। अब बताइए, उन दोनों का बल उधर की तरफ और इनका बल इधर की तरफ, तो बताइए अपोजिट हो गए ना। तो यानी इन वाले बल में से, इन वाले बल में से इसको क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, क्योंकि अपोजिट हो गया। तो जब तुम नेट फोर्स निकालोगे, तुम क्या करोगे? एफ डैश का जब वैल्यू निकाल लोगे, और F1 का तुम अलग से वैल्यू निकालना, F1 का अलग से, यानी ए और सी के बीच में F1 निकाल लोगे। अभी जस्ट बताया है ना मैंने कैसे निकाला जाता है, दो अब इसके बीच में बल, ठीक है। जब तुम F1 निकाल लोगे, अब कहोगे सर इसका दूरी कहाँ है, दूरी कैसे निकलेगा? तो याद रखना, किसी भी वर्ग का जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है, वो होता है √2 ए का मतलब होता है भुजा। ये जितना लंबा होगा, अगर मान लो दिया है 2 मीटर, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 3 है तो ए की जगह 3 कर देना। समझ आई मेरी बात है? तो यहाँ पे तुम F1 निकाल दोगे और क्या कर दोगे? F1 को घटा दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ माइनस ना हो, माइनस के बजाय क्या होता? प्लस होता। अगर ये प्लस होता तो इधर के बजाय इधर लगता है इसका फोर्स, हाँ या ना? तब तुम क्या करते? जहां घटाने के बजाय पहले इन दोनों को तुम अलग से ही निकालते, ठीक ना। जब ये निकल जाता तो फिर उसके बाद इसका निकालने के बाद अलग से ये वाला, इन दोनों के बीच में ये जो बल लग रहा है, निकालने के बाद क्या करते? घटाने के बजाय जोड़ देते, बाकी कुछ नहीं करना। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? पक्का क्लियर है? चलो तब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग टाइप 2 वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिसमें आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल में कराऊंगा, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन जो है अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और इस बार पूछे जाने की चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अगर डेरिवेशन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है उसे जाके देखो मेरे भाई। वहां पे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का इस्तेमाल करके अक्षीय और निरक्षीय वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया गया, सब कुछ बताया है मैंने, सब कुछ। वहां पे डेफिनेशन तक आपको बिना रटाए समझाया है, तो प्लीज उसे जाके देखो, ठीक है। और जो देख लिया वो तो जान ही रहा है कि अभी ये कैसे होगा, एकदम इजी लगने लगेगा। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब समझते हो? कहता है कि 2 आवेश होना चाहिए लेकिन विपरीत होना चाहिए। विपरीत का मतलब एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, लेकिन परिमाण एक जैसा होना चाहिए। परिमाण का मतलब दोनों समान होने चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, बस 20 गुलाम है तो ये भी 20 गुलाम होना चाहिए, 5 है तो ये भी 5, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होता है आपको पता होगा, 2l होता है, जो बहुत सूक्ष्म दूरी होता है। इससे बने हुए निकाय को क्या बोला जाता है? द्विध्रुव कहा जाता है। उसी तरह कह रहा है हमारे पास द्विध्रुव है, समान परिमाण का है, ठीक है, लेकिन विपरीत आवेश है, और वो क्या है? 5 माइक्रोकुलाम। ये देखिए मैं बना दिया द्विध्रुव। एक पॉइंट को ले लेते हैं -5 माइक्रोकुलाम और एक को ले लेते हैं +5 माइक्रोकुलाम। हो गया 2 आवेश, 2 विपरीत आवेश, कितने हैं? 5 माइक्रोकुलाम के। और इनके बीच मिलकर के बना हुआ, इनके बीच की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। डायग्राम बना दोगे तब तो 4 चांद लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है।
अब ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो रे डायग्राम बना रहा हूं मैं, पढ़ पढ़ करके ऐसे बना दोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक ना। टॉपर बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, आप देख सकते हो, उनका कॉपी जाके गूगल पे मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, फिर इसके बाद क्या रहा है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन है बताइए, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु यानी बीच वाला पॉइंट कौन है, यही है ना। यहां से जो मेरा वो वीडियो देखा होगा उसको याद होगा, यहां से यहाँ की दूरी को मैं क्या बोलता हूँ, आर बोलता हूँ, याद है ना। ठीक है, मध्य बिंदु से जितनी भी दूरी पे जा करके, मध्य बिंदु से जितनी भी दूरी पे जाके क्या करना है, मध्य बिंदु से चार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे कहा गया, कहा गया मध्य बिंदु से, यहाँ पे लिखा है ना, इस द्विध्रुव के, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितना, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूरी पे, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यहां से यहां तक कितनी, 4 सेंटीमीटर दूरी पे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब समझ रहे हो ना, इसी के अक्ष में, ठीक है, हमें क्या निकालना है, वैद्युच्छेद की तीव्रता, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता बताना है, ठीक है ना। पी पॉइंट पे हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता पता लगानी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इतनी सारी चीजें हैं, तो अब इतना सारा चीज है तो आपको वैद्युच्छेद की तीव्रता का फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो वैद्युच्छेद की तीव्रता का जो फार्मूला होता है मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना, समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, जब मैंने वैद्युच्छेद की तीव्रता का फार्मूला प्रूफ कराया था, तो एक फार्मूला लिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनते रहना। फिर यहाँ क्या लिखाया था आपको, 2p आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टोटल का, ये लिखाया था मैंने, यही लिखाया था मैंने। इसे आप चाहो तो क्या कहते हैं, यल हटा दोगे तो क्या होगा, आर से आर कट जाएगा, एक इससे और ले जा सकते हैं, लेकिन जब हल करना तो यहीं से स्टार्ट करना, हल करना। तो आपके पास देखो क्या क्या है, आपके पास ए वाला क्या होता है, आर होता है, बता ही चुका हूं मैं, ये क्या होता है आपका, आर होता है। यल क्या है, ये पूरा जो 4 दिया है इसका आधा कर देंगे तो यल हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या होता है, 2l होता है, टोटल क्या होता है, 2l होता है। अब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आधा कर देंगे तो एल हो जाएगा। तो आपके पास ध्यान से समझो, और पी चाहिए, पी नहीं है तो पी निकालेंगे कैसे, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2l होता है। तो पी बराबर क्यू कितना दिया है, 5 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे देखिए आपको लिख देता हूँ, क्यू जो है आवेश, आवेश कितना दिया है, 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस 6 कूलम हो जाएगा, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 2l कितना दिया है, 2l आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो लिखोगे नहीं आंसर, मीटर में लिखोगे, तो सेंटीमीटर हटा के जब मीटर में लाया जाता है तो 10 घाते माइनस 2 लगाया जाता है। तो यहाँ पे 5 गुणे 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। अब इसके पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा आपका, 4 गुणे 10 घाते माइनस 2। अब इसे हट देखो, इसी बहाने तुम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीख ले रहे हो, ये फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, ठीक है। 5 चौके 20, 10 घाते माइनस 8, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सॉल्व करो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पूरा का वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9, 2 इंटू पी का वैल्यू कितना मिला, 20 गुणे 10 घाते माइनस 8, आर कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस 2 लग जाएगा। फिर नीचे कितना है, आर, आर क्या है आपका, आर आपका है दोस्तों, कहाँ गया, ये है ना 4, 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 क्यों लगा रहा हूँ समझ रहे हो ना, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। ये हो गया स्क्वायर। यल कितना है आपके पास, यल आपका ये होता है ना, आधा होता है, 4 का आधा देखो, 2l का मतलब 4 है भाई, यल का मतलब 2 होगा, तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो। अब दोस्तों इसके बाद कैसे हल कर रहा है, एकदम आसान करके आपको दे देता हूं, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेना। देखिए 9, 2, 20 और 4 गुणा करिए, तो ध्यान से देखिए, 20 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा। और 160 में 9 का अगर गुणा करेंगे तो 16 नवा कितना होता है, 144, 144 हो जाएगा और आ जाएगा 0, यानी 1440। फिर गुणे में कितना बचेगा, -1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, -1। अब कहोगे कैसे बचेगा, मैं दिखाता हूँ। तब ध्यान दीजिए, 10 घाते माइनस 8, 10 घाते माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 घाते 9, तो कितना बचा, 10 घाते माइनस 1 बचा कि नहीं, क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 10 घाते 2 दूनी 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, टोटल का स्क्वायर कितना पहले से 2, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है ना, ये 0 हटाओगे तो 10 घाते माइनस 1 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 144। अब यहाँ कितना है, 16 गुणे 10 घाते माइनस 4, 4 गुणे 10 घाते माइनस 4, तो क्यों ना 10 घाते माइनस 4 कॉमन ले लें, 10 घाते माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 16 माइनस 4 बचेगा, हाँ या ना। और टोटल के पावर कितना है, अभी भी 2 है, हल करिए तो कितना हो जाएगा, 144
बटा 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा और गुणे 10 घाते -4 बचेगा, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 44, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 में 144, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गया 10 घाते -8 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घाते पॉजिटिव में 8 आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा, यही आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर जी आप बोले थे कि इसको हल करके आधा छोड़ देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन देखो पूरा मैंने कर दिया। अब बताओ आसान लगा कि नहीं, सवाल इजी है कि नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी अक्षीय स्थिति में निकालने को दे तो आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करोगे, और देगा नहीं, इस बार दे सकता है, 90% से ज्यादा चांसेस है, मेरी बात मानो, एनालाइज करके चीजें बता रहा हूं कि आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकाला जाता है उस टाइप का क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको बल आघूर्ण निकालने के लिए दे दिया जाए तो कैसे करोगे। अब बल आघूर्ण बताया था मैंने अभी डेरिवेशन में, इस पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे बताया था बल आघूर्ण क्या होता है, टॉ होता है। अब इस टॉर्क का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, फार्मूला होता है ईपी साइन थीटा। क्या होता है बल आघूर्ण का फार्मूला, टॉ इज इक्वल टू ईपी साइन थीटा। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, बल आघूर्ण कहते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, बहुत ही प्यारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या क्या दिया है देखिए, कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के अणु की द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण आपका कितना दिया है, इतना। द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, यानी पी दिया हुआ है 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर। ठीक है, फिर कहता है इस पर समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है 2 गुणे 5 10 घाते 5, 2.5 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलम में दिया हुआ है। तो कह रहा है टॉर्क बता दो क्या होगा, और वो भी टॉर्क कैसा पूछ रहा है, अधिकतम टॉर्क। जब भी आपको पूछेगा कि अधिकतम टॉर्क कितना होगा, तो अधिकतम जब भी पूछे तो याद रखिएगा थीटा का वैल्यू अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना है 2.5 गुणे 10 घाते 5, पी का वैल्यू कितना है 3.4 गुणे 10 घाते -30 साइन 90 डिग्री। अब बताइए दोस्तों 2.5 गुणे 3.4 10 घाते -30 में से 5 घटाओगे तो 10 घाते 25 बचेगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब बताइए इसे भी हल करूं, नहीं ना, ये आपका यहीं पे आपका मैक्सिमम टॉर्क पता चल जाएगा। जब इसे हल करोगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क पता चल जाएगा। आप चैप्टर 1 से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला जो चैप्टर है इसमें से कुछ करें या ना करें, जितना क्वेश्चन अभी मैंने बताया है इस न्यूमेरिकल को एकदम हमेशा के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। वैसे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जितना बेहतर तरीके से मैंने बताया है अच्छे से अगर समझ लेते तो हमेशा के लिए दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेरिवेशन वाला नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर जाके, फिर से बोल रहा हूं, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाके जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है मेरा समझाया हुआ हर एक चीज आपको, तो जरूर आप वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। और सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के बारे में आपको बताना है। अगर आप एक लोग भी कम से कम 5 लोगों को भी बताते हो तो बहुत ज्यादा मेरा सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। प्लीज आप जरूर ये करना, ठीक है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।